बाद हम गुड मॉर्निंग बेटा, आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है आपकी इस प्यारी सी प्रोनाउन टॉपिक की क्लास में। होली के बाद हम मिल रहे हैं। कल मंडे को आपका ऑफ था और बेटा फ्राइडे भी आपकी छुट्टी रही थी। सो अब जो क्लास हो रही है हमारी, जो लास्ट क्लास की थी उससे आगे हम बढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूं होली बड़ी अच्छी रही होगी। आपने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, मौज मस्ती की होगी। अब पढ़ाई पर वापसी आ जाएगी और अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। आ जाओ बेटा सारे के सारे बच्चे, होगी है क्लास लाइव। मैं ओपन कर देता हूं फाइल, जहां से हमने पढ़ना था वहीं से जरा आगे चीजों को बढ़ाते हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क ये दिया था कि आपको जितना भी टॉपिक हुआ है वो बेटा रिवाइज करके आना था। तो प्रोनाउन जितना भी आपका हुआ है उतना आपने रिवाइज किया होगा। दूसरा, आज भी होली है, आज भी कई जगह होली आज भी मनाई जा रही है। हमारे यहां कल मनाई गई थी, तो जिन जिनके पास आज भी होली का मनाने का जो है अवसर है वो मनाएं, जरूर से खेले, एंजॉय कीजिए, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई को ना भूलें बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को याद रखना। आपकी पढ़ाई पीछे नहीं छूटनी चाहिए। अब बातचीत को जरा वापसी बुलाते हैं और हम क्या कर रहे थे उस कहानी को आगे लेके चलते हैं बेटा। बस ओपन हो जाए भाई। रिवाइज किया ना भैया? बेटा रिवीजन जरूरी, अगर आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा। रिवीजन बेहद ज्यादा जरूरी है। देखो जी भैया, हो जा भाई ओपन। लास्ट जो हमने किया बेटा, एक तो हम लगे पड़े हैं यहां से, हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने लग रहे हैं बेटा। ये है टॉपिक नंबर हमारा 7, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन। इसी के हम अंत पे आ चुके हैं, अब खत्म करने के अंत पे हैं हम इसको। और लास्ट जो किया हमने, वो किया जी ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारी बेटा लास्ट हेडिंग थी प्रोनाउन की, जो हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसका पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा एंटीसीडेंट के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा बेटा, अगर दोज है और हु और दैट आपके पास आ जाए तो आप किसको एंटीसीडेंट मानेंगे? दोज को। और एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग क्या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? दोज के लिए हु आएगा, दैट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से मुझे समझाना था, यहां से मुझे समझाना है इस कॉन्सेप्ट से। देखो बेटा, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब हम हु को यूज करते हैं तो ये हु एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। क्या काम करता है बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मैं आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही पढ़ाऊंगा, जिसमें भी यूज ऑफ हु को मैं बताऊंगा। तो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। जब हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बनता है बेटा, तो यहां ये जिस भी इंसान के लिए आता है, यहां वो पर्सन का जिक्र होता है। तो ये हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है, ये हु किसके लिए आया है बेटा? इस पर्सन के लिए आया है, ऐसे एरो लगाओगे। और इसी पर्सन के लिए एक और हु आ जाए जो कि क्या हो बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन हो। मतलब एक ही सेंटेंस में आपको दो हु नजर आएंगे बेटा। एक हु होगा जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा और एक हु होगा जो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दोनों के दोनों एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दोनों के दोनों एक ही इंसान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, हु इज ही, कौन है वो? हु इज ही, कौन है वो? हु विल गो देयर, कौन है वो जो वहां जाएगा? और देखो बेटा मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हु इज ही, कौन है वो? हु विल गो देयर, जो वहां जाए। मुझे एक बात बताना बेटा, ये जो हु है ये किसके लिए आया है? और एक नहीं, यहां कितने हु नजर आ रहे हैं? दो हु नजर आ रहे हैं। आपने बोला हु इज ही, कौन है वो, तो ये पहले वाला जो हु है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बेटा। पहले वाला हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो कि किसके लिए आया? ही के लिए।
कौन है वो जो वहां जाएगा, कौन है वो जो वहां जाएगा, हु इज ही हु विल गो देयर, ये दूसरे वाला हु क्या है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे एक बात बताइए, अब भाषा में उन्होंने क्या सोचा, यार इसी के लिए ये हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ रहा है, इसी के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, हाँ तो ये बार बार जो हु रिपीट हो रहा है सेम इंसान के लिए, क्यों ना उस रिपीटिशन को रोक दे। मतलब बेटा ये हु भी है किसके लिए, ही के लिए, अगले वाला हु भी किसके लिए है, ही के लिए, तो ये भी ही के लिए, ये भी ही के लिए, ये भी इसके लिए, ये भी इसके लिए, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हु दोनों बराबरी हो गए, तो हु मच गई। इस रिपीटिशन को कैसे रोका जाए, तो एक सॉल्यूशन है बेटा, क्या, आप दैट यूज कर लो, जैसे कि आपने यहां पर किया था बेटा। दोज के लिए दैट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सर इस दोज में भी तो दैट इंक्लूड है ना, तो दोज के लिए दैट लगाएंगे तो दैट तो इसमें भी इंक्लूड है सर, जब इसमें भी इंक्लूड है इसलिए हमने दैट को अवॉइड करके क्या लगा दिया, हु। अरे मेरे बच्चे वही तो यहां हुई कहानी, क्या जब आप इसके लिए हु यूज कर रहे हो और इसी के लिए यही हु यूज कर रहे हो, हाँ तो दोनों ही सेम इंसान के लिए तो यूज होने लग रहे हैं, तो जो दोनों ही सेम इंसान के लिए यूज हो रहे हैं तो अवॉइड करो, दैट लगा लो। लेकिन बेटा दैट किसके लिए लगाए, दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए तो नहीं आएगा हु के लिए, क्योंकि दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो नहीं होता, हाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसलिए एग्जाम में क्या होगा मेरे बच्चे, जब सेम पर्सन के लिए हु और सेम पर्सन के लिए हु आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दिखे तो वो गलत होगा, आप वहां पर बेटा दैट लगाएंगे। इसका मतलब यहां पर ये गलत हुआ, यहां पर बेटा आप दैट लगाएंगे। इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने एक साथ करा। इसका मतलब ये नहीं है कि सर सेंटेंस में इसका मतलब दो हु हमें नहीं नजर आएंगे, ना 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 ना, मैंने ये नहीं बोला बेटा। सेंटेंस में दो बार हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में नजर आ जाएगा आपको, लेकिन अलग अलग इंसान के लिए, अलग अलग इंसान के लिए, सेम इंसान के लिए नहीं। ठीक है, सेम इंसान के लिए नहीं। जैसे बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला द थीफ हु हैड stolen a watch, ha, who had stolen a watch was arrested by the policeman who was very honest। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस में भी आपको दो हु नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग के लिए। कैसे, चोर जो जिसने घड़ी चुराई थी, हु हैड स्टोलन अ वॉच, चोर जिसने घड़ी चुराई थी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। किसका एडजेक्टिव हुआ, चोर का। चोर जिसने घड़ी चुराई थी, अरेस्ट कर लिया गया था उस पुलिसमैन के द्वारा जो कि बहुत ईमानदार था। तो इसका मतलब बेटा ये किसका एडजेक्टिव हुआ, पुलिसमैन। तो सेंटेंस में एक बार हु है या दो बार हु है, लेकिन सेम पर्सन के लिए अलग अलग, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है बेटा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं मैं क्योंकि कई बार टीचर भी और किताबें भी बच्चे को गलत चीज का रट्टा मरवा देते हैं। वो बेवकूफ बच्चे को ये कह देते हैं सेंटेंस में दो बार हु का प्रयोग ना करें, अगर हो तो दूसरे वाले हु की जगह दैट का प्रयोग करेंगे, स्वाहा। ये बड़ा ही बकवास बेहुदा रूल है। अगर दूसरे हु को काट के दैट लिखेंगे मेरे बच्चे, अगर ये एरर आया तो बच्चा तो इस हु को काट के यहां दैट लिख देगा, जो कि नॉनसेंस है बेटा। सेम पर्सन के लिए एक हु आया जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सेम पर्सन के लिए दूसरा हु आ जाए तो नॉनसेंस होगा, और हमेशा इस केस में ही होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला हु वाज शी हु, ठीक है, हेल्प्ड, who was she who helped the student who was playing there। देखो बेटा, मैंने यहां पर मैंने तीन हु यूज कर लिए। who was she, कौन थी वो, who helped the student, जिसने उस स्टूडेंट की मदद की थी, who was playing there, जो वहां खेल रहा था। क्या कर लोगे भाई मेरे, इसका रूल की ऐसी की तैसी। ये रूल ही तो जिंदा खत्म करते हैं इंसान को। बेटा भाषा में रूल का मतलब क्या बेहुदगी बना है, अरे सेंटेंस के हिसाब से चीजें देखी जाती है। हमने देखा बेटा हु वो शी हु, तो ये जो हु है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए तो क्वेश्चन मार्क है बेटा। कौन थी वो लड़की
जो, तो ये हु भी इस लड़की को और ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैं इसको अवॉइड करके दैट लिखूंगा ना बेटा। हु वाज शी दैट हेल्प द स्टूडेंट, हु ये किसके लिए हु है, स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल है। और ये हु किसके लिए, इस लड़की के लिए, तो ये अलग है, ये अलग है, दो हु हो गए सेंटेंस में, एक दैट हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। तो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं उसको समझिए बेटा। एक हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उसी इंसान को दिखाए, उसी इंसान के लिए फिर हु यूज हो रहा है, तो उस हु रिलेटिव प्रोनाउन को अवॉइड कर देते हैं, दैट लगा देते हैं, ताकि सेम पर्सन के लिए दो बार हु यूज ना हो, अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। बहुत, ये चीज याद रखनी, इसलिए चीजों को सीखो, बेहतरीन तरीके से सीखो। और जब जब मन करे, जैसे कई बच्चों का मन कर रहा है प्रोनाउन कब प्रैक्टिस करेंगे, पहले प्रोनाउन प्रैक्टिस करने की औकात बना लो, पहले प्रोनाउन प्रैक्टिस करने के लायक हो जाओ। क्योंकि आप छपरियों की तरह प्री क्लियर करके फेल नहीं होना है भाई, बहुत दुख आता है। और कई बार बच्चे, जैसे होता है ना, हर दूसरा बच्चा ये डींगे हाँकता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस निकाल लूंगा। भाई प्रीलिम्स तो होते रहेंगे, बात मेंस की है, बात इंटरव्यू की है। इसलिए कई सारे बच्चे, सर प्री तो क्वालिफाई हो, प्री की ऐसी की तैसी, प्री का क्या करूंगा मैं चाटू धर के। बेटा बात है मेंस की, मेंस निकला है कि नहीं निकला, नौकरी मिली कि नहीं मिली। हमने उन छपरियों की कैटेगरी में नहीं जाना है। ये मीठा जहर है साला, प्री हो गया क्वालिफाई, प्री हो गया क्वालिफाई, प्री की ऐसी की तैसी, प्री खाने को देगा क्या दाने, प्री नौकरी देगा नहीं देगा। मेंस की लड़ाई है बेटा, पेपर में कहां से क्वेश्चन आएगा पुत्र कुछ नहीं पता। मैं साइड में कॉपी करते रहिएगा और मेरी बातों को, मेरी डांट फटकार को सुनते रहिएगा। इसलिए मीठा जहर होता है खुद को ये एहसास कराने के लिए कि प्रीलिम्स तो हो गया, इस बार तेरा भाई मेंस भी निकाल लेगा। अबे पागल, पहली बार में मेंस निकाल लेता, क्या दिक्कत थी। प्री हो गया भाई, मेंस और निकाल लो, प्री हो गया, प्री का क्या करूं मैं भाई, प्री हो गया था सर मेंस में रह गया। अरे भाई मेंस का ही तो मेन पेपर है, जो मेन पेपर है वो निकालो बेटा, ये डींगे मत हाको, प्री हो गया, प्री हो गया, प्री हो गया। असली जंग है बेटा मेंस की, फाइनल एग्जाम। तो प्री अप टू मेंस ही पढ़ना सेहतमंद रहेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। अब एक और कॉन्सेप्ट कराता हूं, हो गया भाई कॉपी। चलो जो समय पर आए होंगे, जो साथ साथ कॉपी कर रहे होंगे बेटा, अपने आप यहां तक उन्होंने कॉपी कर लिया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखना मेरे बच्चे, तभी तो प्रोनाउन या हर टॉपिक में इस लेवल पे पढ़ाऊंगा, दोबारा कभी नहीं पढ़ना बेटा, फिर तो बस 100% मार्क्स लो। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा जी मैंने आपको कहा था एंटीसीडेंट अपने तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन लेगा, लेकिन देखो कहानी कहां फंस जाती। अगर आपको एक नाउन दिखाई दे और आपको एक प्रेपोजिशन नजर आए, देखना मैं क्या करने वाला हूं, और आपको फिर एक नाउन दिखाई दे, ठीक है ना, हाँ, तो ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये सब बात बच्चों को पता है, मैंने कहा था ना प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट देती है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आएगा, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा मेरे लाल, कॉपी करना बेटा साथ साथ, वो अपने साथ अपनी एक्सप्लेनेशन लेगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन होगी, ये जो एक्सप्लेनेशन होगी, ये काम किसका करेगी बेटा, एडजेक्टिव। मैंने कही थी ना काम किसका करेगी, एडजेक्टिव क्लॉज का, क्योंकि अपने आप में ये क्या होगी, रिलेटिव क्लॉज होगी, और रिलेटिव क्लॉज किसका काम करती है, एडजेक्टिव क्लॉज का। वेरी गुड। और मैंने आपको कहा था जो ये प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, हाँ ये होती है बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको दो शब्द हो गए ना, तो इसको कैसी फ्रेज बोलते हैं बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये जो नाउन है ना मेरे बच्चे, हाँ यहां पर ये मेन नाउन होगा, ये काम करेगा मेन नाउन का। अब ये वाली जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये भी इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगी, इसलिए मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज कह सकता हूं। तो ये एडजेक्टिव भी किसके लिए है, इसी के लिए। और अगले वाला जो एडजेक्टिव है वो भी किसके लिए है, इसके लिए। ऐसा अगर स्ट्रक्चर फंस जाए पेपर में तो बेटा वो सही होगा, वो गलत नहीं होगा। मतलब आपने बोला सर कुछ समझ नहीं आया, लिख के समझाओ, ठीक है ना, इससे समझ नहीं आएगा। अभी जब मैं लिख के समझाऊंगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझना मेरे बच्चे, ठीक है। अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे, जैसे आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, हाँ, which
माई फादर बॉट, विच माई फादर बॉट यस्टरडे, जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अब ध्यान दो। अब मैं आपको बोलूं इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है। आप बोलोगे सर आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं। विच माई फादर बोट यस्टरडे, जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। तो अगर आप इसको बॉक्स में डालोगे तो आप ये कहोगे सर ये है रिलेटिव क्लॉज, इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा, है कि नहीं। इसमें ये रिलेटिव क्लॉज जो कि किसका काम करेगी, पक्का एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेगी, मतलब एडजेक्टिव का काम करेगी। लेकिन किसका, अगर मैं कहूं मेरे बच्चे आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विच माई फादर बॉट यस्टरडे, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। तो मेरे पापा ने कल हिस्ट्री खरीदी थी, किताबें खरीदी थी, किताबें खरीदी थी। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, ये जो एडजेक्टिव है, ये जो एडजेक्टिव है ये किताबों का एडजेक्टिव। इसीलिए मेरे पुत्र मैं यहां देख पाऊंगा कि ये सारी एक्सप्लेनेशन किताब की है। आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं। कौन सी किताबें, विच माई फादर बॉट यस्टरडे, जो मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी। अब ये रिलेटिव क्लॉज यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज किताबों की है, तो किताबों के बाद होनी थी सर, किताबों के बाद होनी थी, क्योंकि हमने ये सीखा है रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगा, यही तो सीखा है। तो ये तो लिखा हिस्ट्री के बाद है सर, इसको किताबों के बाद लिख दो ना। मैंने बोला मेरे बच्चे अगर मैं इसको किताबों के बाद लिख दूंगा तो इसका क्या करूं फिर, मतलब देखो ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और हिस्ट्री क्या है, नाउन, जो कि इस प्रेपोजिशन का क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं बेटा। हां अब एक बात बताओ, किताबें हैं किसकी, हिस्ट्री की, तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है एक्स्ट्रा मीनिंग होती है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। ये भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन किसकी है, किताबों की। किताबें हैं किसके, हिस्ट्री की, तो ये भी एडजेक्टिव है किसका, हिस्ट्री का, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो मेरे बच्चे यहां किताब की एक एक्सप्लेनेशन है, दो एक्सप्लेनेशन है बेटा। दो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। अब मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं, किताबें किसकी हैं, हिस्ट्री की हैं। कौन सी, जो मेरे पापा ने खरीदी थी। तो ये एडजेक्टिव भी किसके लिए है, किताबों के लिए, हिस्ट्री की है भाई साहब, मेरे पापा ने जो कल खरीदी थी, ये भी एडजेक्टिव इसके लिए। तो अब मैं फंस गया। अब रिलेटिव क्लॉज ये कहती है कि मैं तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आऊंगी, और ये कहता है भाई मैं कहां मरूं, मैं तो इसके साथ ही जुड़ा हूं। द बुक्स नहीं है, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री है। द बुक्स मत बोल, द बुक्स ऑफ हिस्ट्री बोल, मैंने वो कंपाउंड तैयार कर लिया। अगर मैं इसको पीछे फेंकूं तो नॉनसेंस हो जाएगा। आई हैव द बुक्स विच माई फादर बोट यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री, तो क्या मैं यहां ऑफ हिस्ट्री लिखता हुआ अच्छा लगूंगा बेटा, सर यहां ऑफ हिस्ट्री तो लिखता हुआ अच्छा नहीं लगोगे आप। तो बेटा ऑफ हिस्ट्री को अगर मैं यहां लिख दूं तो नॉनसेंस है, तो यहीं से ही लगेगा। तो आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विच माई फादर बोट यस्टरडे, तो इस केस में क्या हुआ बेटा, ये एडजेक्टिव फ्रेज आ गई, फिर एडजेक्टिव क्लॉज आ गई। तो ये भी इसी के लिए एडजेक्टिव है, ये भी इसी के लिए एडजेक्टिव, तो लड़ाई खत्म, लड़ाई खत्म हो गई बेटा। फिर तो लड़ाई कुछ रही ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि हमने तुरंत एंटीसीडेंट के बाद एडजेक्टिव लिखना था, लेकिन वहां एक और प्रेपोजिशन भी एडजेक्टिव लेकर आ गई। तो अब हम क्या करें। इसलिए पेपर में जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे कि उस मेन नाउन के बाद आपको एक एडजेक्टिव दिखे प्रेपोजिशन से बना हुआ, और एक एडजेक्टिव दिखे रिलेटिव प्रोनाउन से बना हुआ, तो बेटा फिर हम ये नहीं करेंगे कि उसको तुरंत बाद शिफ्ट करें, कर ही नहीं पाओगे, करके देखो। इसका मतलब ये सेंटेंस जो लिखा है ये सही है, मैं आपके गुरुजी ये पढ़ा रहे थे आपको, और कुछ नहीं पढ़ा रहे थे, और कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। समझ आई। तो जब आपको ऐसी चीजें दिखती हैं, ठीक है, तो आपको चीजें समझ आएंगी, अच्छा तो बात ये हो रही। इसको ही रूल बता देते बेटा, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो वो पहले वाले नाउन के लिए होगा स्वाहा। मत तेरी तो मारो ऐसे बालकों को रैप्टा, इतना गंदे तरीके से जो चीजें रटाते हैं। चीजों को सीखो, ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, आसान हुई बात। लेकिन अब जरा कहानी में ट्विस्ट है बेटा, देखना अब मैं क्या करूंगा। यहां तक बताओ कोई भी समस्या नहीं बेटा, किसी के लिए भी हुई जी आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बेटा।
अगर इसीलिए पता है, देखो बेटा, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो सेंटेंस पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब भी सही है। आई हैव द बुक्स विच माई फादर बोट यस्टरडे, अब भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। लिख दो, अब भी बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आई हैव द बुक्स, ठीक है, आई हैव द टेबल, आई हैव द टेबल ऑफ राहुल। अब आगे मैं विच टेबल को एक्सप्लेन कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो इसी का एक अगला कॉन्सेप्ट, बेटा कहानी में ट्विस्ट है क्या? अगर मेरे बच्चे आपको नाउन दिखाई दे और आपको प्रेपोजिशन दिखाई दे और आपको यहां फिर से नाउन दिखाई दे, देखना, और आपको यहां रिलेटिव प्रोनाउन नजर आए और बेटा बाकी की कहानी नजर आए, और ये मिलकर किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इस बात में कोई दो राय नहीं। कॉपी करना है, साथ साथ आप बोलोगे सर जो एग्जाम्पल आपने लिखवाया सेम ही कॉन्सेप्ट तो करा रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बेटा कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? ध्यान से सुनो। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? उसका ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे बच्चे ट्विस्ट ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन तो हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन बेटा ये जो प्रोनाउन के बाद ये जो नाउन बनता है और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी। हाँ, अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एडजेक्टिव का काम ही ना करे, मतलब ये काम करे मेरे बच्चे एडवर्ब फ्रेज का। अगर ये काम करे एडवर्ब का, एडजेक्टिव का काम ना करे, अब गई भैंस पानी में। अब ये गलत होगा। अब आपको इसको यहां शिफ्ट करना होगा, इसको पीछे शिफ्ट करना होगा। कैसे गुरुजी? समझाओ। अभी बताता हूं बेटा कैसे। देखो अब तक क्या था? ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, पहले ये एडजेक्टिव आ गया, फिर ये एडजेक्टिव आ गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन इस बार ये एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब होगी। एडवर्ब कहां हुआ काम, कैसे हुआ काम, क्यों हुआ काम, कब हुआ काम, ये काम की डिटेल ऐड करेगी। तो ये क्या करेगी बेटा? इधर जो एडवर्ब होती है ये क्या करेगी? एक्शन, एक्शन की डिटेल, ये एक्शन की डिटेल देगी बेटा, एक्शन की डिटेल्स देगी। ये इस नाउन की डिटेल नहीं देगी। नाउन की डिटेल देती तो एडजेक्टिव हो जाती, जैसे यहां हुई। कैसे बेटा? किताबें हैं हिस्ट्री की, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो पहले ये एडजेक्टिव फिर ये एडजेक्टिव। लेकिन ऐसा भी एग्जामिनर देता है। ऐसा क्यों देता है? ताकि वही रूल वाले बच्चों को फेल कर सके। कैसे बेटा? देखो अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे आई हैव सेंट, देखना, आई हैव सेंट द फर्नीचर, मैंने वो फर्नीचर भेज दिया। आई हैव सेंट द फर्नीचर, ध्यान से सुनिएगा, आई हैव सेंट द फर्नीचर, आई हैव सेंट द फर्नीचर ऑफ इंडिया, ध्यान देना, आई हैव सेंट द फर्नीचर ऑफ इंडिया, हां, विच आई बॉट लास्ट ईयर। ये मैं ऐसे कर लेते हैं, आई हैव सोल्ड, आई हैव सोल्ड द फर्नीचर ऑफ इंडिया विच आई बॉट लास्ट ईयर। मैंने वो जो फर्नीचर है, इंडिया का फर्नीचर जो है वो बेच दिया जो मैंने पिछले साल खरीदा था। तो पिछले साल क्या खरीदा था? फर्नीचर खरीदा था इंडिया का। तो ये भी एक्सप्लेनेशन किसकी? फर्नीचर की। अच्छा फर्नीचर किसका है? इंडिया का है। ये इंडिया का था, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। तो आई हैव सोल्ड द फर्नीचर ऑफ इंडिया, मैंने इंडिया का फर्नीचर बोल दिया, बेच दिया जो मैंने पिछले साल खरीदा था। तो बेच दिया भाई, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने दूसरा सेंटेंस, ये तो हो गया पहला वाला, आई हैव सेंट द फर्नीचर। देखना मैं क्या करने वाला हूं, आई हैव सेंट द फर्नीचर, हां, टू आगरा, मैंने फर्नीचर को आगरा भेज दिया। देखना मैं क्या कर रहा हूं अब, आई हैव सेंट द फर्नीचर टू आगरा, मैंने फर्नीचर को आगरा भेज दिया, ठीक है, विच आई बॉट यस्टरडे,
जो मैंने कल खरीदा था। अब देखो भैया, गई भैंस पानी में। अब गई भैंस पानी में, क्या देखो मैंने क्या चाल खेली। मैंने लिखा आई हैव सेंट द फर्नीचर, मैंने वो फर्नीचर आगरा भेज दिया है जो मैंने कल खरीदा था। अब जो मैंने कल खरीदा था ये क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ। ये हुआ क्या, एडजेक्टिव, यानी कि रिलेटिव क्लॉज हुई। अब रिलेटिव क्लॉज जो है वो अपने एंटीसीडेंट के बाद आएगी, लेकिन हमने बोला सर बीच में तो टू आगरा आ गया, तो टू आगरा तो सही है। नहीं 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 नहीं, टू आगरा कैसे सही है, एक बात बताओ बेटा। ये टू हुई प्रेपोजिशन, ये इस प्रेपोजिशन का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये मिलकर अब क्या काम एडजेक्टिव का कर रहे हैं। मैंने फर्नीचर को भेज दिया, कहां भेज दिया भाई, सर फर्नीचर को भेज दिया मैंने आगरा। तो क्या ये टू आगरा फर्नीचर में डिटेल ऐड कर रहा है या एक्शन में, एक्शन में फर्नीचर भेज दिया, कहां भेज दिया भाई, कहां भेजा, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब है। क्यों, वेयर, कहां भेजा, कहां भेजा, कहां भेजा, सर भेज दिया, भेज दिया आगरा में भेज दिया सर। तो बेटा क्या ये फर्नीचर के एडजेक्टिव है आगरा, टू आगरा फर्नीचर का एडजेक्टिव है, नहीं। क्या मैंने ये बोला फर्नीचर आगरा का फर्नीचर था, बढ़िया फर्नीचर था, किफायती फर्नीचर था, एक्सपेंसिव फर्नीचर था, नहीं सर, ऐसा नहीं कह रहे आप। आगरा, टू आगरा तो एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे तो सरासर गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अब तक ये सही हो रहा था, ये भी एडजेक्टिव, फर्नीचर है, कहां का है, इंडिया का फर्नीचर है सर, इंडिया का फर्नीचर बेच दिया। कहां बेच दिया नहीं कह रहा मैं, कहां का फर्नीचर था, इंडिया का फर्नीचर है, इंडिया का फर्नीचर, फर्नीचर इंडिया का, क्या कर दिया, जो कल खरीदा था, दोनों एडजेक्टिव। लेकिन यहां ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव। अब पेपर में यहां एरर होगा, कहां एरर होगा छोरे, यहां एरर होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये रिलेटिव क्लॉज अब एडवर्ब से पहले पटकनी हो और एडवर्ब को पीछे खिसकना हो। तो बेटा अब इस सेंटेंस को अगर मैं सही लिखूंगा तो ये बनेगा मेरे बच्चे, आई हैव सेंट, आई हैव सेंट द फर्नीचर, आई हैव सेंट द फर्नीचर विच आई बॉट यस्टरडे, विच आई बॉट यस्टरडे टू आगरा। मैंने वो, मैंने देखो मैंने फर्नीचर भेज दिया जो कल मैंने आगरा खरीदा था, मतलब कल खरीदा था, कहां भेजा, आगरा भेज दिया। तो बेटा टू आगरा बाद में बोलो। ये बना आई हैव सेंट द फर्नीचर विच आई बॉट यस्टरडे टू आगरा। तो आई हैव सेंट द फर्नीचर टू आगरा, मैंने फर्नीचर आगरा भेज दिया। कौन सा फर्नीचर, जो मैंने कल खरीदा था। देखो बेटा अब ये एडजेक्टिव इसके बाद है और ये एडवर्ब गई भाड़ में। इसलिए अब जो बच्चा ये रटेगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन पहले वाले नाउन के लिए प्रयोग होगा। अरे ऐसी की तैसी, पागल है क्या तू, गलत हो जाएगा बेटा। अगर वो एडवर्ब है, अगर एडजेक्टिव है तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव दोनों भाई भाई हैं। ये मेन इनके पिताजी का हो तो पहले ये फ्रेज आ गई, फिर बाद में क्लॉज आ गई। लेकिन अगर एडवर्ब है तो बेटा इसको आगे खिसकना होगा। ये सीजीएल मेंस और सीपीओ और सीडीएस तीनों बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, तीनों बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। कॉपी करो और असाइनमेंट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा, तो इस बात का ध्यान रहे, कॉपी करो यहां तक।
ठीक है भैया, हो गए? आ गया जी बेटा, मैं आ गया वापसी। चल, पानी पी लिया बस मैंने। डन। चल, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा है बेटा। क्या है देखो, इतना ध्यान रख, इसको भी ऐसे लिखना बेटा। आप सब जानते हैं नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आता है और इसके बाद एक नाउन आता है। ठीक है, अगर जो रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन के लिए हो, अगर यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन इस नाउन के लिए हो, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कॉपी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसका ध्यान रखना है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस नाउन के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, अगर ऐसा है तो सही है। ऐसी कॉपी करना बिल्कुल आपने डिटो। आपके नोट्स आपके अलावा दुनिया की कोई ताकत है नहीं है ऐसी जो समझ सके। इस बात को एक दिमाग में बैठा लीजिएगा बेटा। इसीलिए आपको मार्केट में क्लास नोट्स बिकते हुए नजर आ जाएंगे। कई टीचर्स के जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स वोट दिख जाएंगे, पतली पतली कॉपी ओपी किताब दिख जाएगी, मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा किसी को समझ ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं समझ आएंगे? अरे रूल थोड़ा ना लिखवाता हूं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं बेटा। ये चीज समझने की होती है, चीज लिखी नहीं जा सकती। ये सिर्फ आप समझोगे जो क्लास अटेंड करेगा, उसके अलावा नहीं। मैंने बोला अगर नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आया है और मेरे बच्चे ये नाउन को ही देखो, ये एरो यूं जा रही है, अगर ये इसको एक्सप्लेन कर रही है, हां, तो ये सही है। अगर ना करे तो क्या होगा, ध्यान से सुनो। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा बेटा, आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू बाय I want to buy Rohit's car, who is her best friend. देखो अब क्या हुई कहानी बेटा, गड़बड़ ये हुई। आई वॉन्ट टू बाय रोहित्स कार, हु इज हर बेस्ट फ्रेंड। मैं रोहित की गाड़ी खरीदना चाहता हूं जो उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है। मैं रोहित की गाड़ी खरीदना चाहता हूं जो उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है। अब उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड कौन है? रोहित। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आई? रोहित के लिए। या गाड़ी के लिए? रोहित के लिए। लेकिन रोहित तो बेचारा अपोस्ट्रोफी एस लगाए घूम रहा है। अरे एंटीसीडेंट अपोस्ट्रोफी एस लगाए घूमेगा कैसे? नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए एंटीसीडेंट। इसका मतलब अब मैं फंस गया। तो इसको इसके बाद शिफ्ट करूं तो क्या अपोस्ट्रोफे एस कार ऐसे लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो पता है पेपर में इसकी गलती नहीं, पेपर में इसकी गलती मानूंगा मैं। मुझे ये लिखना चाहिए आई वॉन्ट टू बाय द कार ऑफ रोहित, आई वॉन्ट टू बाय द कार ऑफ रोहित। मैं रोहित की गाड़ी खरीदना चाहता हूं, हु इज हर बेस्ट फ्रेंड, जो उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड है। भाई साहब पलटा दिया मामला, क्यों हिला डाला ना। अब इसी पे कई बच्चे रूल रट लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा तो वो गलत होगा, घुमाकर ऑफ का सहारा ले। ना 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 ना, ऐसा नहीं है बेटा, मीनिंग निकालना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बाय रोहित्स कार, हु इज हर बेस्ट फ्रेंड। तो ये हु इज हर बेस्ट फ्रेंड क्या है? किसके लिए आया? रोहित के लिए आया है। लेकिन लिखा किसके बाद है? गाड़ी के बाद लिखा है, तो गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई, अब गड़बड़ हो गई तो मामला तो तहस महस हो गया। अब इसको ठीक करना है, अब इसको ठीक करना है। तो ठीक आप ये लिखो। अब दूसरी कहानी देखो बेटा, अगर लेकिन अगर मैं ये लिख दूं आई वॉन्ट टू बाय रोहित्स कार, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, एक लिख, दिस इज रोहित्स कार, ये रोहित की गाड़ी है। दिस इज रोहित्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। लॉजिक, दिस इज रोहित्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। दिस इज रोहित्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। ये रोहित की गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूं। दिस इज रोहित्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। ये रोहित की गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूं, जो मैं खरीदना चाहता हूं।
अब हमने क्या देखा, दिस इज रोहित कार विच आई वांट टू, कार, ये जो है कार क्या हुआ बेटा, नाउन हुआ। हां, अब इस नाउन को एक्सप्लेन किया आपने कैसे, दिस इज रोहित कार विच आई वांट टू बाय, तो विच आई वांट टू बाय आगे लिख दिया, किसको खरीदना है, गाड़ी को, इसी की एक्सप्लेनेशन। हाँ ये तो सही है, करेक्ट। ये बेटा है ना, तो इसको समझ के चलना पड़ेगा, इसी के लिए है तो सही है, लेकिन इसके लिए है तो घुमा के लिखना पड़ेगा। अब बताओ, क्या आपके अलावा कोई एग्जाम्पल में लिखा हुआ बंदा समझ पाएगा? नहीं ऐसे समझ ले तो सब नोट से ही पढ़ ले। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि बेटा अच्छे से क्लास लेके अच्छे से रिवीजन करके तब जाके क्वेश्चंस करो। चलो सर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हुआ, तो ये भी बेटा अपोस्ट नाउन पर अपोस्ट्रोफे की ही कहानी थी कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। मुबारक हो मेरे बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन खत्म। अब रिलेटिव प्रोनाउन का कोई ऐसा एरर नहीं होगा बेटा जो आपसे ना बने, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और करा दूं फिर आप बोलोगे सर अभी तो कहा था खत्म हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो करा दो। छोटकू सा कॉन्सेप्ट देखो बेटा क्या है, वो छुटकू सा कॉन्सेप्ट इस चीज को लेकर है, कई बार ना आप whoever, whomever, whatever, ये एवर लगा हुआ देखते हैं, ये क्या है, whoever, whatever, ठीक है, और whomever, एवर जो होता है ना बेटा, जो कोई भी, मतलब जो कोई भी, ये जो मीनिंग होता है ना, जो कोई भी, जो कोई भी फिक्स या कोई भी, जो कोई भी, हुम एवर, जो कोई भी, तो ये हु एवर क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा, ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। मेरे बच्चे वट एवर, वट किसका काम करता था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या दोनों का, दोनों का, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जो कोई भी, जा कर ले जो तू कुछ करना चाहे, ध्यान से सुनो पाजी, कर ले जो तू कुछ करना चाहे, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपने बोले ना डायलॉग, कर ले जा जो कुछ करना चाहे, तो इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, आप बोलते नहीं है यू कैन डू, तुम कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी तू कुछ करना चाहे। तो बेटा इनका मतलब ये होता है, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये एवर वेवर क्या लग गए सर इन पर, हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, व्हाट, हुम, हु, ये एवर क्या जुड़ जाता है, तो ये एवर जुड़ता है जो कोई भी। तो हमने क्या पढ़ा पाजी, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, बोलते नहीं आप, जा कर ले जा जो भी चाहे। अब यहां पर देखो बेटा, मैंने बोला जो कोई भी लेट आएगा डांट खाएगा, जो कोई भी लेट आएगा पनिश किया जाएगा। तो अब जरा बात को ध्यान से सुनो, मैंने बोला whoever comes late, whoever comes late will be, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, punished। whoever comes late will be punished, जो कोई लेट आता है पनिश किया जाएगा। तो आपने क्या बोल दिया, whomever comes late, नहीं बेटा, whomever नहीं, whomever क्यों नहीं, क्योंकि बेटा इससे पहले किसकी जरूरत थी, वर्ब से पहले किसकी जरूरत थी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, whoever, whomever नहीं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कई बार अगर हम ये कर दे बेटा, मैं पढ़ाता हूं, जो कोई भी मेरे पास आता है। अब एक बात बताओ, आई टीच द स्टूडेंट्स, मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा, आई टीच द स्टूडेंट्स whoever comes to me, comes to me नहीं, come to me, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या बोलोगे, आई टीच द स्टूडेंट्स हु कम टू मी, मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जो मेरे पास आते हैं। आई टीच द स्टूडेंट्स whoever, जो कोई भी मेरे पास, और जो कोई भी में तो कोई भी हुआ, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी आ जाए,
चाहे वो कोई टीचर भी पढ़ने आ जाए, कोई भी हो सकता हो। तो अब आप यहां लिख रहे हो बेटा मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जो मेरे पास आते हैं, और यहां कह रहे हो जो कोई भी। अरे जो कोई में तो कोई भी हो गया। अगर आपको एंटीसीडेंट दे दिया जाए तो बेटा एवर नहीं लगा पाओगे आप। एवर लगा दिया तो मीनिंग दे रहा जो कोई भी। जो कोई भी कैसे हो गया? अगर आपको जो कोई भी बोलना है ना तो आपको ऐसा बोलना चाहिए बेटा। देखो ये सेंटेंस फिर ऐसा बोल, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। हूएवर, ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कम्स टू मी। कम्स टू मी, जो कोई भी मेरे पास आता है। मी था बेटा, वो मीट लिख दिया। कम्स टू मी, जो कोई भी मेरे पास आता है। तो ऐसा ही हुआ, ऐसे जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसको पढ़ाता हूं। तो आई टीच हूएवर कम्स टू मी, जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे पढ़ाता हूं। तो ऐसे लिखो बेटा, जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे पढ़ाता हूं। और आई टीच द स्टूडेंट, मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं जो मेरे पास आते हैं। तो फिर एवर क्यों लगा रहे हो यार? है ना, इंटरेस्टिंग है। करो जी कॉपी। अब उम्मीद करता हूं अब आपके डाउट जो है इसको लेकर भी क्लियर हो गए। तो बेटा अब ये भी कराना जरूरी था, इसलिए हर किसी को ना, इवन आप ही आप ही नहीं हो, मैं भी उस कैटेगरी में हूं। हर किसी को सफलता चाहिए, चीजें चाहिए, लेकिन जल्दी चाहिए। वो हो नहीं पाता, वो हो नहीं पाता बेटा। हर किसी को अच्छी हेल्थ बनानी है, जल्दी बनानी है। हर किसी को सारा सिलेबस करना है, बढ़िया सिलेबस भी करना है, बेहतरीन सिलेबस भी करना है, जल्दी करना है। हो नहीं पाता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हैं, स्पीडोमीटर पे लगा के आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, वेयर एवर भी होता है, वट एवर भी होता है, विच एवर भी होता है, हु एवर भी होता है, हुम एवर भी होता है। ठीक है, अब ये जहां भी आपको एवर दिखेगा पहचान लो। यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, जहां कहीं भी जाना चाहो तुम चले जाओ। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखना आपने। देखो चाहता तो हर कोई है कि ये चीज जल्दी हो जाए, लेकिन होती नहीं है। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप बहुत चाहते थे जल्दी से 2 साल का हो जाए बस क्योंकि जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता ना भाई साहब, ना टाइम पे सोना, ना खाना, ना पीना, रो रहा है, बीमार है, पता ही नहीं चल रहा है। माँ बाप के लिए बड़ा सिरदर्द पैदा हो जाता है वो। 2 साल तक का बच्चा संभालना सर बहुत टफ काम है। चलो उसके बाद थोड़ा बहुत चलने लगेगा, थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, खेल कूदने लगेगा, आप भी खेल कूद लोगे उसके साथ, वरना उसको गोदी में उठाए उठाए घूमे रहो। क्या वो 2 साल लेगा? 2 साल जल्दी पकड़ लेगा? 2 साल तो पूरे लेगा। वही आपके साथ है और वही मेरे साथ है, हर एक के साथ है। लेकिन बेटा हम ये कर नहीं सकते, ना ऐसा हो सकता है। तो वो झूठे ख्वाब जो पूरे हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, तो उसको छोड़ो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो। उम्मीद करता हूं आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। नेचर डज नॉट हरी, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। ठीक है, तो याद रखना। डन। कई बार ये सो एवर भी लगा देते बेटा, हुम सो एवर, हुम एवर या हुम सो एवर। जैसे यू कैन मैरी हुम सो एवर आई चूज, तुम शादी कर सकते हो जिस किसी को भी मैं चूज करूं, हुम सो एवर या हुम एवर आई चूज। सो हुम सो एवर भी कई बार आप देखते हो। डन बेटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ सर खत्म। अब सर अगला कौन सा टॉपिक होगा? बेटा अगला टॉपिक होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी के नीचे आप क्या हेडिंग डालोगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब मैं आपको अगले टाइप का प्रोनाउन करा रहा हूं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। बिल्कुल उसके आगे आप हेडिंग डालना। ये जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं बेटा, ये पक्का देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लिखो
और बेटा क्वेश्चन मार्क लगा, ऑब्वियसली बात है ये क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। सबसे पहला जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा वो होता है हु। अरे सर जो हु है वो तो हमने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, बिल्कुल बेटा, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। रिलेटिव प्रोनाउन होगा जब रिलेट करेगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, हां, तो आप अपने आप में क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। तो जैसे देखो बेटा, सबसे पहले जो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो बिल्कुल सेम बात है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो बेटा ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। पहली बात इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, हां। दूसरा कैसे यूज होगा, एज अ सब्जेक्ट। कैसे यूज होगा बेटा, एज अ सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में हु देखोगे, हु के बाद सीधा वर्ब देखोगे, हु देखोगे और हु के बाद सीधा वर्ब देखोगे। इंटरेस्टिंग, मतलब ये बंदा प्रोनाउन का काम भी करेगा, सब्जेक्ट का काम भी करेगा। इसीलिए इसके बाद आप वर्ब देखोगे सीधा, इसके बाद सीधा वर्ब देखोगे। जैसे एक बात बताओ बेटा, रोहित कैन डू दिस वर्क, तो बताओ मैं इस बात को पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं, इसलिए देखो बेटा फुल स्टॉप है। रोहित इस काम को कर सकता है, तो रोहित यहां क्या है, सब्जेक्ट। रोहित इस काम को कर सकता है, ठीक है। अच्छा, रोहित की जगह मैंने हु लिख दिया, हु कैन डू दिस वर्क, कौन इस काम को कर सकता है, लो जी पूरी कहानी पलट दी। तो आप एक बात बताओ, अब क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब ये हु में क्या क्या खासियतें हैं, देखो सर ये हु बंदा तीन काम कर रहा है। एक तो ये सर प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि सर रोहित के लिए आया है। दूसरा सर ये सब्जेक्ट भी है, अच्छा भाई। तीसरा सर ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। इंटेरोगेटिव वर्ड का मतलब क्या हुआ, इंटेरोगेशन में काम कर रहा है, मतलब तीन काम हो गया। इसीलिए ये इंटेरोगेटिव वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है और इंटेरोगेटिव वर्ड भी है। इसीलिए बोल दिया गया बेटे इसको कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। भाई मेरे, इसलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं वाई आर यू गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो तुम वहां, तो क्यों, वाई, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थोड़ी ना है बेटा। क्यों जा रहे हो वहां, क्यों जा रहा हूं, क्यों बताओ क्यों जा रहे हो, बताओ कौन जा रहा है वहां, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बेटा वो चीज याद रखना, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है बस, वाई इंटेरोगेटिव वर्ड है बस, प्रोनाउन नहीं है। ये बंदा प्रोनाउन भी है, अच्छा ये बंदा सब्जेक्ट भी है। अगर कॉपी नहीं करना बेटा, अगर मैं पूछता हूं वाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं, वाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं, ये दे क्या है, सब्जेक्ट, समझ रहे हो। और ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड कहो या क्वेश्चन वर्ड कहो, बस और कुछ नहीं है बेटा। ये आप इसे इंटेरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड या आप लिख लो, और इसे क्या कह सकते हो, क्वेश्चन वर्ड। ये क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। इसलिए कई बार बच्चा मुझसे पूछता है ना, सर इंटेरोगेटिव में तो हम सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं। बेटा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने बचपन में सीखे थे आपने, कैसे, कॉपी नहीं करना बेटा रफ। आपने देखो ऐसे सीखे थे, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। बेटा ऐसे फॉर्मेट पढ़े थे ना, याद है, थोड़ा थोड़ा बचपन याद है। क्योंकि बेटा अब लेकिन क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट, हां यही है मिलकर, इसलिए सामने कूद गया। तो हु अगर मैं लिख रहा हूं ना कैन डू दिस वर्क, तो ये सब्जेक्ट भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है। देखो क्वेश्चन मार्क आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और जो ऑब्जेक्ट का काम करे तो होम है ना, वेरी गुड। सर ये पहले क्यों आया बाद में क्यों नहीं, क्योंकि बेटा हमेशा क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं, बाद में नहीं, हमेशा क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं सेंटेंस। वाई, वेयर, हु, ये सब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पहले। अच्छा अब सवाल है सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। बेटा दोनों, हु सिंगुलर प्लूरल किसी को भी दिखा सकता है। देखो अगर मैं कहूं
अगर मैं कहूं मेरे बच्चे, सपोज यहां से एक नाम उठा लेते हैं हम, केशव। केशव वहां जा रहा है, तो केशव इज गोइंग देयर। हु इज गोइंग देयर, कौन जा रहा है वहां? तो पेपर में अगर आया हु इज गोइंग देयर, कौन जा रहा है वहां, तो हु इज गोइंग देयर ठीक है ना बेटा, कौन जा रहा है वहां, तो ये पक्का सिंगुलर को दिखा रहा होगा। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं दे आर गोइंग देयर, वे वहां जा रहे हैं, हु आर गोइंग देयर, कौन जा रहे हैं वहां, तो छोटे जमीन पैरों तले खिसक जाएगी। जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि बेटा हु सिंगुलर या हु प्लूरल दोनों को दिखाता है मेरे भाई, तो दोनों तो सही है। हु इज गोइंग देयर, कौन जा रहा है वहां, हु आर गोइंग देयर, कौन जा रहे हैं वहां। तो आपने क्या देखा? सिंगुलर। क्या देखा? प्लूरल। बेटा दोनों सही है। कौन जा रहा है वहां, कौन जा रहे हैं वहां, दोनों के दोनों एग्जैक्ट सही। बात से समझ में आई? तो हु के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल कैसे भी हो सकती है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और ये प्लूरल सब्जेक्ट भी है, तो इसके साथ कैसी भी वर्ब आए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, दोनों के दोनों सही। ठीक है, चलिए अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। डन है? आओ अगला कैसे सर सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हो रहा है ये चीज है। अब देखो बेटा, हमने बोल दिया हु विल डू दिस वर्क, इस काम को कौन करेगा, तो भी क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब पेपर में जो एरर किस तरीके से आएंगे बेटा, वो ध्यान देना है कि नो एरर, ये भी नो एरर है, ये भी नो एरर, वरना बच्चे यहां एरर निकाल लेते। अब अगला मेरे बच्चे, अब आप क्या लिखोगे, यूज ऑफ होम। अच्छा अगले पेज पे लिख रहा हूं यूज ऑफ होम, फिर हु और होम की लड़ाई भी लड़ेंगे बेटा। वो तो हमेशा सिंगुलर होता है। हाँ बेटा, कौन है ये, मेरे बच्ची है, बिटिया है तो बच्ची है, वरना भी बहुत गंदा डांटता मैं लड़का होता। लड़की को तो चलो थोड़ा बहुत बख्श भी देता हूं, शर्म आती है थोड़ी बहुत, है शर्म आती है। क्या पढ़ाया था, वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उसके एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। शर्म आई थोड़ी बहुत, वो तो हमेशा सिंगुलर होता है। ये बेशर्म विद्यार्थी हैं हमारे जो बिल्कुल रिवाइज नहीं करते। बहुत बढ़िया बेटा ने 2 मिनट का मौन व्रत रखवा दें हम बैच का, वो जिसको दिखाएगा उसके हिसाब से आएगा, वो तो हमेशा सिंगुलर होता है। बहुत बड़ी बड़े बेटा आगे, अब ध्यान दो। अब आप लिखो पुत्र यूज ऑफ होम। अच्छा होम क्या होगा बेटा, होम भी देखो, होम क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा ना, तो इसकी क्या क्या खासियतें होंगी बेटा, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा, जो कि ऑब्वियसली बात है सिंगुलर या प्लूरल किसी को भी दिखा लेगा बेटा, सिंगुलर या प्लूरल किसी को भी दिखा लेगा। वेरी गुड। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन वर्ड का भी होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर क्वेश्चन वर्ड होगा तो बेटा सेंटेंस में सबसे पहले होगा। अच्छा सर ये क्वेश्चन वर्ड भी होगा। दूसरा मेरे बच्चे, अगर आप इसे देखोगे तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। अरे आजा लिख ले, एज एन ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा। देखो हु के बारे में मैंने क्या बोला बेटा, क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, प्रोनाउन तो होगा ही होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो सर वर्ब के बाद में आता है, लेकिन बेटा ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड भी तो है, क्वेश्चन वर्ड भी तो है। अगर क्वेश्चन वर्ड भी है तो बेटा वो आगे भी तो आएगा। जैसे देखो, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, मजा आएगा। क्या मजा आएगा, देखो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। टाड़ा 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 टाड़ा, कैसे लिखवाऊं, पहले एक फॉर्मेट भी लिखवा लूं, फॉर्मेट भी लिखवा देता हूं यार, ना यार तुम परेशान हो जाओ। एक लाइन का गैप छोड़ दो बेटा, उस लाइन में फॉर्मेट लिखवाऊंगा बाद में। एक लाइन का गैप छोड़ दो, फॉर्मेट लिख के इसका फॉर्मेट लिखवाऊंगा।
जैसे हु का बताया, हु आएगा फिर वर्ब आएगी। इसका फॉर्मेट लिखवाऊंगा लेकिन बाद में। वे उस लड़के से मिल चुके, या दे हैव मेट हिम, वे उससे मिल चुके हैं, दे हैव मेट हिम, वे उससे मिल चुके। तो सेंटेंस बिल्कुल सही है बेटा। क्लास रुक रही है सर, क्लास चल नहीं रही है बेटा, क्लास रुक रही है क्या? एक बार बताना, फटाक से कॉपी करना, मतलब कॉपी कर रहा हूं, फटाक से कमेंट करो, क्लास चल रही है रुक रही है? क्लास चल रही है या रुक रही है, एक बार कमेंट्स कर दीजिए। क्लास चल रही है रुक रही है, एक बार कमेंट करना मेरे भाई। नाउ ओके है सर। अब ठीक है, बीच में रुक रही है। अरे इसका तो क्लास क्या, कुछ कर भी नहीं पाएंगे पाजी इसको तो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तो पढ़ाऊंगा आगे भाई। तो आगे पढ़ाऊं फिर अभी? ठीक, चलिए अब परफेक्ट है तो आओ पाजी आगे पढ़ते। तो मैंने बोला दे हैव मेट हिम, वे उससे मिल चुके। अब वे उससे मिल चुके हैं तो पाजी ये हुआ सब्जेक्ट, कौन मिले? वे, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मेरे बच्चे ये हु से बनाना हो तो मैं भाई इसकी जगह हु लिख दूंगा, हु हैव मेट हिम, कौन मिल चुके हैं उससे, तो ये सही हो गया। सब्जेक्ट की जगह हु आया ना, हु हैव मेट हिम, कौन मिल चुके हैं उनसे, तो मैंने हु लिख दिया दे की जगह, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हुआ क्या बेटा, देखो क्वेश्चन वर्ड आगे आना था, सब्जेक्ट आगे आना था, सब्जेक्ट पहले से आगे है, क्वेश्चन वर्ड आगे आना था वो आगे है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर मुझे यहां हिम की जगह हुम लिखना हो, मतलब एक एग्जांपल दोबारा, अगर मुझे ये लिखना हो बेटा दे हैव मेट हिम, वे उससे मिल चुके हैं, हाँ, और मैं इसकी जगह हुम लिखूं, तो ये हु की जो डेरिवेशन है वो तो सेम टू सेम रह गई, फुल स्टॉप का क्वेश्चन मार्क हो गया, हु रह गया, क्योंकि दे की जगह हु है, तो ये सब्जेक्ट का काम करता है, और क्वेश्चन वर्ड आगे आएगा, सब्जेक्ट आगे आएगा, तो इसका तो काम चल गया। लेकिन अगर मैं हिम की जगह होम लिखूं तो दिक्कत पता है बेटा क्या है? देखो दे हैव मेट होम, अरे सेंटेंस थोड़ा ना ठीक बना, दे हैव मेट होम, दे हैव मेट होम, तो सेंटेंस तो गलत है, ठीक करो। पता है क्यों गलत है? होम ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, हाँ, लेकिन होम को क्वेश्चन वर्ड का भी तो काम करना है बेटा, होम को ऑब्जेक्ट का काम भी करना है, तो होम को क्वेश्चन वर्ड का काम भी करना है। अब मेरे बच्चे जब होम को प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, हाँ ऑब्जेक्ट है तो प्रोनाउन तो है ही, प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का भी तो काम करना है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के अंत में नहीं आते बेटा, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो मुझे इसे ठीक करना होगा, तो मुझे यहां से इसे उठा के लेके जाना होगा और स्टार्टिंग में शिफ्ट करना होगा, तो मैंने होम लिख दिया स्टार्टिंग में। मैंने क्या लिख दिया, एक सेकेंड, मैंने यहां पर स्टार्टिंग में होम लिख दिया, वेरी गुड बेटा। लेकिन मेरे बच्चे जो होम है वो आगे आ गया, हाँ, क्वेश्चन वर्ड बन गया और ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन बेटा जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट बन गया, हाँ सब बन गया, ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे पुत्र जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट तो इस बार दे, तो मुझे एक और काम करना पड़ेगा, मुझे हेल्पिंग वर्ब भी आगे फेंकनी पड़ेगी। whom have they met, whom have they met, अब मुझे इसका फॉर्मेट ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बच्चों की तरह एकदम उंगली पकड़ के चलवा रहा हूं कि बेटा हु के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वहां एक रहस्य खुल रहा है। क्या रहस्य खुल रहा है? कि जो कॉपी नहीं करना, जो क्वेश्चन वर्ड होता है मेरे बच्चे, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आती है। क्वेश्चन वर्ड से पहले वर्ब नहीं आती बेटा, उस क्वेश्चन वर्ड के बाद ही वर्ब आती है। लेकिन हु भगवान बन के खड़ा हो गया, होने वाला, ओए बात ऐसी है, मैं क्वेश्चन वर्ड भी हूं, हाँ, और दुनिया की ऐसी की तैसी मैं सब्जेक्ट भी हूं, तो हम फंस गए। अगर मैं कहूं क्वेश्चन वर्ड भी और सब्जेक्ट भी है, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब आती है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है।
बेटा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिन बच्चों को उनका फॉर्मेट नहीं पता, उनका फॉर्मेट बता देता हूं मैं, कॉपी मत करना, रफ है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट होता है बेटा, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर मेरे लल्ला सब्जेक्ट लगाओ, फिर मेन वर्ब लगाओ, फिर बाद की कहानी, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेट होता है बेटा क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का ये फॉर्मेट होता है। इसलिए तुम बोलते हो वाई आर दे गोइंग देयर, वे वहां क्यों जा रहे हैं। देखो बेटा फॉर्मेट, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब और बाकी की कहानी। लेकिन यहां समस्या हो गई, यहां समस्या ये हो गई, क्वेश्चन वर्ड का काम भी और सब्जेक्ट का काम भी हु ने कर लिया, तो ये जमा ये हु हो गया। तो बेटा इन दोनों को काट के यहां हु आ गया, तो हु, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कहानी खत्म। मतलब हु वर्ब और कहानी। लेकिन ऐसा होम के केस में तो नहीं हुआ। होम के केस में क्या हुआ, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन वर्ड आया और ये हुम आया, हाँ, और जो कि इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। तो इसका फॉर्मेट तो ऐसा ही तैयार हुआ, सब्जेक्ट थोड़ा ना इसके अंदर घुस जाएगा, सब्जेक्ट वहीं की वहीं टिका रहेगा। इसलिए फॉर्मेट ये बना कि हुम आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई। हुम हैव दे मेट, इसको ये भी नहीं लिख सकते हुम दे हैव मेट, हुम हैव दे मेट। तो क्या देखा बेटा, देखो दे हैव मेट हिम, इसलिए मैंने डेरिवेशन बताई बच्चों की तरह, दे हैव मेट हिम, हुम हैव मेट। ठीक है, दे हैव मेट हिम की जगह हुम लिखना नहीं भाई, अब सब कुछ पलट जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आगे जाएगा, हाँ, फिर क्या है सब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है इंटेरोगेटिव में, ये भी फॉर्मेट, ये भी बदला, ये भी बदला। इसलिए इसका जो फॉर्मेट है, मैंने कहा इसका फॉर्मेट लिखवा देता हूं मैं, क्योंकि हु का तो बड़ा आसान है, हु के बाद वर्ब छाप दो। इसका जो फॉर्मेट बनेगा बेटा हुम इंटेरोगेटिव का, वो ये बनेगा मेरे लाल, आपको हुम नजर आएगा, लेकिन हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। तो इसके बाद पक्का आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी बेटा, पक्का आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी। तो होम आया, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, फिर आपको सब्जेक्ट नजर आएगी, फिर आपको मेन वर्ब नजर आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा ना होगा बेटा, और फिर बाकी की कहानी और क्वेश्चन। तो बेटा हु का फॉर्मेट अलग है, होम का फॉर्मेट अलग है। क्यों अलग है, खून पसीना एक करके तुम्हें समझा। ठीक है भैया, अब आगे देखो एक और एग्जांपल। बेटा अगर मैं ये लिखता हूं होम, ठीक है, होम, होम होम डू यू नो, तुम किसे जानते हो, होम डू यू नो, तुम किसे जानते हो। इसलिए देखो बेटा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने लग रही है, होम के अकॉर्डिंग नहीं। होम की क्या औकात है, होम तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हैव इसके अकॉर्डिंग आया है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी ना आया है। मतलब अगर पेपर में ये आ जाए बेटा, होम हैज दे मेट, गलत, होम हैज दे मेट, क्यों गलत हो गया बेटा, क्योंकि सब्जेक्ट ये है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ये होम के हिसाब से नहीं आएगी। तो होम हैज दे मेट या होम हैव दे मेट, होम हैव दे मेट। इसलिए यहां पर क्या करो, इस फॉर्मेट में ऐसे लिखो इसको, हाँ। और ये क्या है बेटा, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, साथ साथ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। लिख तो दिया, ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, आ गया। लेकिन बेटा ये सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां तो हु के अकॉर्डिंग, तो हु के साथ तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी लगा लो, हमें क्या पता। लेकिन बेटा ये इसके अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये हुआ, वो लड़की किससे मिली थी, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, whom हैज शी मेट, whom हैज शी मेट, whom हैव शी नहीं, क्योंकि शी के साथ क्या आता है, हैज, और दे के साथ क्या आता है, तो यू के साथ क्या आता है, डू। तो whom डज यू नो, whom डज यू नो नहीं, whom डू यू नो। कॉपी करो। तो बेटा ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ऐसे ही नहीं बनती चीजें।
ओके बेटा। ये बच्चा कहता है सर थोड़ा डांट दो, नींद आ रही है। मैं पता है क्या, अगर स्विच ऑन करके ये जो होती है ना छोटी उंगली, स्विच पे दे दे, एकदम ब्रर, मस्तानी लाइफ मुझे। चलो अब हमें क्या करना है बेटा, अब लड़ना है हु वर्सेस हूम। अब बेटा बहुत आसान पड़ेगा, पता है कैसे भाई, बहुत आसान है बेटा। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब मेरे भाई बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाए गए थे, दुनियादारी भाड़ में गई, आपको सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है। अब मैं आपका सीधा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बता। पेपर में आया whom has cleaned the car। गाड़ी किसने क्लीन की है? whom has cleaned the car। आपने बोला सर सब्जेक्ट की जरूरत है, तो who has cleaned the car। नेक्स्ट, who did she meet on Sunday। एक बात बताओ बेटा, मिली कौन? वो लड़की। वो लड़की किससे मिली थी? बेटा जिससे मिली थी वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो लड़की हो गई। whom did she meet, किससे मिली थी, तो ऑब्जेक्ट हुआ बेटा, किससे मिली थी। तो यहां whom did she meet on Sunday, संडे वो किससे मिली थी। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा देखो, अब मैं दो क्लोज का करा रहा हूं, दो क्लोज का। मैंने बोला बेटा whom do you think, देखो मैं कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं। whom do you think, हां, will win the game। बेटा थोड़ा विन द मैच, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है मेरे बच्चे। मैंने इसमें दो क्लोज यूज की हैं, मैंने इसमें दो क्लोज यूज की हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला, whom do you think will win the match। whom do you think, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा मैच। तो देखो बेटा, आपको क्या लगता है डू यू थिंक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के बेटे बच्चे ये तो सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है। हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा। हु विल विन द मैच, मैच कौन जीतेगा। तो आगे तो ये काम होने लग रहा है। आपने बोला सर बात तो बिल्कुल जायज है आपकी, तो यहां पर whom do you think will win the match की बजाय आपको यहां लिखना चाहिए बेटा who do you think will win the match। who do you think will win the match। कहानी ये है मेरे बच्चे। मजा आई गयो भैया। बताओ, अब किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है बेटा? देख रहे हो, कहानी वही, ऑब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट। तो ये था बेटा हु और हुम। अब आपको थोड़ा सा और झटका लगेगा जब आप क्या पढ़ोगे बेटा, यूज ऑफ विच। लेकिन अब मैं लिख रहा हूं बेटा यूज ऑफ विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। भैया विच भी पूरा का पूरा देखना, रायता फैला देगा बेटा। विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, अरे सॉरी 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 सॉरी, कॉपी तो नहीं किया। नहीं नहीं, एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और है। मैं वो प्रेपोजिशन का भूल गया बात बताना, सॉरी। तीसरा एग्जाम्पल हो गया बेटा, यहां पर नोट लिखो मेरे बच्चे। आपको केस ऑफ प्रेपोजिशन याद है लल्ला? हाँ हाँ सर मुझे याद है, याद है, याद है, याद है, याद है, याद है। केस ऑफ प्रेपोजिशन में ऐसा होता था मेरे बच्चे कि जो प्रेपोजिशन है वो अगर होम को चाहिए तो होम से पहले, और मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, मैंने कहा था अगर हु को प्रेपोजिशन चाहिए तो एट द एंड।
और आप एक सेंटेंस को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा बताया गया था दिन दहाड़े, बताया गया था बिल्कुल। तो पाजी एक एग्जाम्पल है, जरा गौर फरमाइएगा। मैंने लिखा विद होम डू दे लिव, विद होम डू दे लिव। क्या दुनिया की कोई ताकत, देवसेना इसे गलत कर सकती है? नहीं कर सकती है। ठीक है बेटा, विद होम डू दे लिव। अच्छा मेरे बच्चे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हु से बनाओ। अगर आप हु से बनाओगे तो विद कहां पटक दोगे? बाद में। हु डू दे लिव विद। क्या मतलब हुआ बेटा? इसमें फोकस हुआ बेटा इस पर, इसमें फोकस हुआ दे पर। वे किसके साथ रहते हैं? वे किसके साथ रहते हैं? कौन है वो जिसके साथ वे रहते हैं? कौन है वो? इस पे फोकस हुआ बेटा। ये फर्क होता है मेरे बच्चे, बताया था ना मैंने, हु आए तो हु पर फोकस, और whom आए तो फिर मेन सब्जेक्ट पे फोकस होता है। जैसे विद whom डू दे लिव, वे किसके साथ रहते हैं? कौन है वो जिसके साथ वे रहते हैं? कौन है वो जिसने तुझे कूटा था? ठीक है बेटा, तो बात ये फर्क है। तुम किसके साथ रहते हो? कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो? तो दोनों बातों में ये फर्क है मेरे लाल, ये फर्क यहां पर हो गया। विद होम डू दे लिव और हु डू दे लिव विद। मेरे भगवान, आसान हुआ पाजी, लेकिन बॉय, मुझे बड़ा मजा आएगा। एक चीज पूछनी है आपसे, जरा बात को देखिएगा बेटा। ठीक है, ये कहानी हो गया तो ये रह जाता। अब यूज ऑफ विच लिख देंगे पाजी। कर लिया कॉपी? कर लो कॉपी, कॉपी कॉपी। बेटा अगर पेपर में आ जाए विद हु, ऐसा भी दे देना। सपोज करो विद हु डू दे प्ले क्रिकेट, विद हु डू दे प्ले क्रिकेट। विद हु नहीं भाई, विद हुम। या तो हु को पीछे फेंको या विद हुम, ऑब्जेक्टिव केस में। ऐसे एरर आ जाएगा पेपर में। तो बेटा चीजें सीखनी पड़ती हैं भाई। बाय whom, by whom was the letter written? by whom was the letter written? वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? और क्या लिख सकते हो? who was, कौन था वो? the letter, ठीक है, who was the letter written by, कौन था वो लेटर लिखा गया था जिसके द्वारा? कौन था वो लेटर लिखा गया था जिसके द्वारा? और वो लेटर किसने लिखा था? नॉर्मल बात है ना, वो लेटर किसके द्वारा लिखा गया था? कौन था वो जिसके द्वारा वो लेटर लिखा? बात में फर्क है बेटा। ठीक है, तो बात में फर्क है। यहां इस पर फोकस है मेरे बच्चे, यहां इस पर फोकस है। और बचपन में टीचर नहीं रटा देते थे, पैसिव वॉइस में हो को बाय होम में बदल देते हैं, स्वाहा बत तेरी। तो पैसिव वॉइस में सिखाऊंगा इसको और ज्यादा डीपली, पैसिव वॉइस को तो अभी फिलहाल बस आप इसको देखो। तो बाय whom was the letter written? Who was the letter written by? देख रहे हो भैया, ये पजलिंग लगेगा आपको, लेकिन हु है तो बेटे बच्चे बाई बाद में है, दोनों से। क्या पता पेपर में क्या आ जाए, दोनों नो एरर है बेटा। हु लिव विद देम, ये भी ठीक है, कौन रहता है उनके साथ, ये अलग चीज हो गया। हे प्रभु, ये भी ठीक है बेटा। अरे अंग्रेजी है मेरे बच्चे, अंग्रेजी है तो भाषा है, भाषा में आप किस बात को किस रूप में कैसे कह रहे हो, सब सही है मेरे लल्ला, सब सही है, चिंता ना करें। ठीक है भैया जी। अरे पर एक बच्चा कह रहा है सर आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं।
मेरे भाई कैमरे में पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें हंसाना भी है, तुम्हें डांटना भी है, तुम्हें फटकारना भी है। तो कभी गुस्सा भी करते हैं, तो कभी प्यार प्रेम से, कभी एक्टिंग। इसमें भी कई बच्चों को चुनचुने काट जाते हैं। कई बच्चे कहते हैं सर डांटते ज्यादा, कई बच्चे कहते हैं सर अ, मजाक ज्यादा कर लिया, जब सीरियस पढ़ाते तो सीरियस ज्यादा पढ़ा दिया। कई बच्चे कहते हैं सर स्लो पढ़ाते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर तेज पढ़ाते हैं। हजारों बच्चा है इस बैच में, और हजारों बच्चा इतने जो है टेंशन में पढ़ रहा है कि उसको खुश करना पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर अगर मैं हंसी ला दे रहा हूं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि तुम लोग बहुत टेंशन में हो और मैं इस बात को समझता हूँ। इसलिए कई बार बच्चे किसी की कमेंट का रिप्लाई नहीं आए, बच्चे कहते हैं सर तो कमेंट के रिप्लाई नहीं करते। तो बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त नाराज लोगों को पढ़ाना, और आप सारे नाराज व्यक्ति हैं। सारे गुस्से में हैं, और आपका गुस्सा जायज है। आपका गुस्सा मुझ पर नहीं है, आपका गुस्सा है साला जिंदगी पर। ठीक है, जिंदगी पर क्या गुस्सा है कि पढ़ रहा हूं तो भूल रहा हूं, रिवाइज कैसे करूं, फलाना ढिमकाना। इसलिए बच्चा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको अगर मैं एक बात, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है ना नौकरी लगने के बाद टेंशन कम हो जाएगी, मां कसम टेंशन कम नहीं होगी, कसम से। ता उम्र टेंशन रहेगी बेटा, ता उम्र। अभी नौकरी की है तो नौकरी मिलने के बाद माँ बाप की, परिवार की टेंशन। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर उनकी टेंशन। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर उनकी टेंशन। नौकरी कहां लगोगी, वो टेंशन। नौकरी चल कैसे रही है, वो टेंशन। ऑफिस की अलग टेंशन। तो टेंशन में जो जीना सीख गया वही जी पाएगा ये जिंदगी। टेंशन जिंदगी से कभी कम हो जाएगी। इस सपने को देख देख के साला हम भी बूढ़े हो गए, तुम भी हो जाओगे। टेंशन तो लाइफ से खत्म नहीं होगी। ये बात तो मेरे से लिख के ले लो। ये बात तो जिस भाई बहन को लिख कर चाहिए ना, ये बात तो मैं लिख कर दे सकता हूं। तो बेटा ये ध्यान रखना, जिन जिनको टेंशन खत्म होने के इंतजार में है, टेंशन को खत्म तो कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कभी नहीं। और बताओ बेटा, अब यहां तक कोई डाउट हो तो? ठीक है भैया जी, पक्का समझे? क्लियर? तो खुश इस जिंदगी में वही रहेगा जो खुश रहना सीख लेगा। जो मैंने बोला ना, खुश इस जिंदगी में वही रहेगा जो खुश रहना सीख लेगा। जो टेंशन को कैसे दूर करना है, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, उन बातों पर ध्यान देगा, वही खुश रह पाएगा। और प्रैक्टिकली बात है, अभी आप टेंशन में हो, जॉब नहीं मिली, जॉब मिलने के बाद टेंशन हो गई पोस्टिंग कहां है, पोस्टिंग के बाद ये टेंशन हो गई ऑफिस में मैं घुल मिल पाऊंगा नहीं, ठीक है, या नहीं घुल मिल पाऊंगा, क्या होगा, जॉब करने जाओगे तो वहां जॉब से रिलेटेड टेंशन आएंगे। काम टाइम पर करना है, डिले नहीं होना है, पेपर वर्क सारा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कोई गलती ना हो। फिर परिवार की अलग टेंशन है, माँ बाप बूढ़े होने लग रहे हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं घर से दूर हो गई, यार माँ बाप क्या कर रहे होंगे, माँ बाप ठीक होंगे कि नहीं होंगे। उधर से फोन आ जाए बेटा पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, उधर से तुम्हारी जो है काम की टेंशन चल रही है। आगे चल के शादी होगी, फिर शादी होगी तो बच्चों की टेंशन, चुन्नू स्कूल जाएगा, चुन्नू स्कूल से आएगा, ठीक है, चुन्नू बीमार हो गया, चुन्नू को बुखार हो गया, चुन्नू को डॉक्टर के पास लेके जाना है, फिर कभी कभी चुन्नू की माँ वो नाराज हो जाएगी। फिर चुन्नू की माँ को संभालना है, परिवार को संभालना है, नौकरी को संभालना है, अपने आप को संभालना है। सोच रहे कि तुम्हारे भी ख्वाब थे जो पूरे करने थे, बढ़िया सी बाइक लेनी थी, घूमने जाना था, बढ़िया सी गाड़ी लेनी थी, घूमने जाना था, जिंदगी जीनी थी अपनी शर्तों पर, वे सारी की सारी यही दबी रह जाएंगी। इसीलिए इन टेंशन भरी जिंदगी में जीना सीख लो। टेंशन तो जिंदगी से कभी खत्म नहीं होगी, जिंदगी का नाम ही यही है यार। और लाइफ ऐसी ही है, लाइफ ऐसी ही चलती है। ये बेवकूफ बचपन से बनाया जा रहा है ना कि भाई 10वीं कर लो फिर अच्छी हो जाएगी कहानी, 12वीं कर लो फिर बढ़िया हो जाएगा, कॉलेज कर लो फिर बढ़िया हो जाएगा, सरकारी नौकरी ले लो फिर बढ़िया हो जाएगा। यही की यही है सारी चीज। खुश वो है जिसको खुश रहना आ गया, जिसको प्रॉब्लम से डील करना आ गया, जिसको समस्याओं का निपटारा करना आ गया भाई साहब। वरना गवर्नमेंट जॉब के बाद भी जिंदगी तुम्हें लग रहा है स्वर्ग हो जाएगी, कोई नहीं है स्वर्ग। स्वर्ग तो वही है, अभी से ही जिंदगी जीना चालू करो। स्टूडेंट लाइफ को इतना वो मत मानो कि आपके ऊपर बर्डन है। मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है, जी जान लगाना, और ये मेहनत अब नहीं ताउम्र करनी। जो ये मान लेगा ना वो खुश रहेगा, जो ये मान लेगा ना खुश है, कहता क्या कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, कब तक करो, ताउम्र करनी है, कब तक करोगे, क्या ताउम्र करनी है, सिंपल सी बात है, ताउम्र करनी है। तो जंगल वाली कहानी है, हिरन को बचने के लिए लड़ना है,
ठीक है, बचने के लिए भागना है। शेर को डेली की डेली भाई साहब जब भी पेट खाली होगा तो शिकार ढूंढना है। तो दोनों ही तो, लड़ाई तो दोनों की है, शेर भी लड़ रहा है, हिरन भी लड़ रहे हैं। तो जो बड़े दर्जे पर ऊंची पोस्ट पर हैं लोग बैठे हैं, उनसे उनकी टेंशन पूछोगे, उनको उनकी तरफ की टेंशन मिलेंगी। आप अपनी टेंशन को देखोगे, अपने लिए मिलेंगी। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम छोटे मोटे लोगों से कंपैरिजन में नहीं करते अपना। हम अंबानी से नीचे बात ही नहीं कर रहे। कहते हैं सर अंबानी को पता नहीं, अंबानी को थोड़ा ना किसी चीज की टेंशन होगी। भाई वो अंबानी बताएगा, मेरे को तो नहीं पता उसको किस चीज की टेंशन है। वो होगी, उनको अपने लेवल की होगी, हमें अपने लेवल की है। तो पाजी यहां और यहां से कंपैरिजन मत किया करो। अपना कंपैरिजन उनसे करो जिनके पास सरकारी नौकरी है, जो महीने का अच्छा कमा रहे हैं। चलो कोई बंदा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी महीने का कमा रहा है, उनसे पूछो क्या वो सुखी है। वो कहेंगे हाँ सर सुखी है। क्या टेंशन है लाइफ? अरे ऑफकोर्स है। कहते रहे टेंशन है सुखी हो। कहता टेंशन का और सुखी होने का क्या रिलेशन हो? ज्यादा टेंशन होती है तो थोड़ी कम कर लेते हैं खुशी, टेंशन पे काम करते हैं कि उसको दूर कैसे किया जाए। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है तो कई बार महीना महीना हो जाता है खुश ना रहे हुए। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम, उस समस्या पे काम कर रहे हैं। अब किसी के माँ बाप बीमार हो, कैसे खुश रह लेगा? सरकारी नौकरी क्या, उसके बाद करोड़ों पैसा हो, पैसा और नौकरी की भाड़ में, माँ बाप ही खुश नहीं है तो वो कैसे खुश हो लेगा? परिवार वाले खुश नहीं है तो वो कैसे खुश हो लेगा? समझ रहे हो? तो इस बात को याद रखना, टेंशन है तो लाइफ है, और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को अपने जीना है। ये कभी कंपैरिजन मत करना सर जिनके पास करोड़ों की संपत्ति, उनको थोड़ा ना किसी चीज की टेंशन। उनको भी टेंशन है भाई, उनको उनकी औलाद की होगी। उन्होंने तो करोड़ों कमा लिया, औलाद ऐसी है कि भाई साहब करोड़ को एक महीने में बराबर कर देगी। उनको अपनी चीज की टेंशन है। अच्छा उनकी बीमारी, उनको बीमार होंगे, उनको उसकी टेंशन है, बीपी की दवाई कब लेनी है कब नहीं लेनी। समझ लो? चलो अब बहुत हो गया। तो सिंपल से आज के बाद कोई भी बच्चे मैंने ये सारी डांट फटकार एक ही स्टूडेंट के लिए लगाई है। कहते हैं सर स्टूडेंट जीवन जो है वो बहुत टफ है। मैं कह रहा हूं स्टूडेंट जीवन बहुत टफ है। ओवरऑल ऐसा ही जीवन चलेगा बेटा, ओवरऑल ऐसा ही जीवन चलेगा। अगर तुम सोच रहे हो स्वर्ग से उतर के एक अप्सरा आएगी तुम्हें लेने, अरे सरकारी नौकरी लग गई, अरे नौकरी पाली, हाँ अब आपको कोई टेंशन नहीं, आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है? चलो खुश रहिए, आबाद रहिए। अब शाम को मिलेंगे बेटा 6 बजे, और 6 बजे फिर वोकैब याद करेंगे आज, और कल इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। इससे आगे बढ़ के जो हम बात करेंगे ना मेरे बच्चे, कल करेंगे हम यूज ऑफ विच। कल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा और डेटरमिनर चालू हो जाएगा जो इससे रिलेटेड टॉपिक है। फिर हम आग लगाती धुआंधार करेंगे भाई मेरे प्रैक्टिस, इसको सेव कर दूं। फिर हम आग लगाती धुआंधार करेंगे भाई जी प्रैक्टिस। प्रोनाउन में सेव कर देता हूं बेटा इसको। ठीक है चलो नमस्कार बेटा, 6 बजे।